अकबर। हुमायूं की सडन डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी में फिर से एक बार क्राइसिस आता है। पहली बार क्राइसिस हुमायूं के इंडिया से बाहर जाने पे आता है, जब वो शेर शाह सूरी यहाँ पे अपने फाउंडेशन रखता है किंगडम की। दूसरा क्राइसिस आता है कि हुमायूं किसी तरह से सूरी डायनेस्टी को रिप्लेस करता है, अपनी हुकूमत कायम करता है, बट एक ही साल में सडनली सूरी से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त अकबर की एज जस्ट 13 साल की थी, एक छोटा सा बच्चा था। मुगल जो डायनेस्टी है वो फिर से बिखरने की कगार पे था। बहुत मुमकिन था कि अकबर की इस हुकूमत को या मुगल सल्तनत की इस हुकूमत को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आदिल शाह का एक जनरल था। आदिल शाह कौन था? लास्ट सूरी किंग, लास्ट सूरी किंग। इसका एक जनरल था जिसका नाम था हेमू, हेमू बकाल। इस जनरल ने, ही वॉज ए हिंदू। ठीक है, मैं हिंदू क्यों बोल रहा हूँ ये अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर के लिए। जस्ट याद रखिए कि ये गवर्नर था आदिल शाह का। हेमू ने दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया और इसने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया। इसने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? किंग ऑफ दिल्ली। और दिल्ली पे कब्जा था किसका? हुमायूं का। दैट इज एंटाइटल था अकबर राजा बनने के लिए, बट किसी और ने वहां पर खुद की किंगशिप को अनाउंस कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अकबर के हाथ से ये किंगशिप जाती हुई नजर आ रही थी। अकबर ऑफिशियली राजा नहीं बना था, लेकिन हेरिडिटरी के बेसिस पे हुमायूं के बाद अकबर ही एंटाइटल था। तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि अकबर के पास अब चैलेंज था कि या तो वो हेमू को रिप्लेस करके खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दे, अपनी बादशाही को सलामत रखे, या फिर अकबर खत्म हो जाएगा, मुगल डायनेस्टी यहीं पे फिर से रुकने वाली। इस जगह पर हेमू, जो अपने आप को विक्रमादित्य के नाम से राजा डिक्लेयर किया था, इस उम्मीद में था कि अकबर के इस फौज को हरा देगा। बट अकबर के पास उस वक्त एक रेजेंट था, बहुत ही काबिल रेजेंट, जिसका नाम था बैरम खान। ये बैरम खान न सिर्फ टैलेंटेड था बल्कि वफादार भी था। इस सिचुएशन में जहां पर अकबर राजा बन रहा है, वो खुद को भी राजा डिक्लेयर कर सकता था। दिल्ली सुल्तानत में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि वो रिप्लेसमेंट किया जा रहा था थ्रू द नोबल्स और सम रिलेटिव्स। बट बैरम खान ने अपनी वफादारी दिखाई बिकॉज ही वॉज वेरी लॉयल टू हुमायूं। ये वही बैरम खान है जिसने हुमायूं को ये आइडिया दिया था कि वो शाह तहमस की मदद लेने के लिए शिया बन जाए ईरान में, और शिया बनने के बाद उसको मदद मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ भी। बट हुमायूं की डेथ के बाद बैरम खान रिजेंट बना। इसने विक्रमादित्य के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक लड़ाई लड़ी जाती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ी जाती है? 1556 में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें अकबर का दादा बाबर ने लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी से। और यहाँ पर फिर से अकबर लड़ रहा है उसी जमीन पर हेमू बकाल या विक्रमादित्य से। बहरहाल जंग में अकबर जीत जाता है और हेमू का चैप्टर खत्म हो जाता है। इस जंग के बाद आने वाले 5 साल तक बैरम खान ने आने वाले 5 साल तक बैरम खान ने रिजेंसी दिखाई। अकबर के नाम पे सारे फैसले बैरम खान ने लेना शुरू किया। लेकिन जब अकबर 18 साल का हुआ, तो बैरम खान का जो रवैया था, अपने दुश्मनों को मार देना, या जिस तरीके से बैरम खान एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ से कंट्रोल करा था, अकबर उससे खुश नहीं था। तो बैरम खान को उसने भेज दिया हज पर। बैरम खान को कहाँ भेज दिया उसने? हज पर। हज पे भेजने का मतलब है कि आप सीधा रिटायरमेंट ले लीजिए। जब हज पर जा रहा था, तो एक जगह है अनहिलवाड़ पतन, इसके पास में एक टैंक था जिसका नाम था सहस्त्र लिंगा टैंक। ये एक तालाब था। उसके पास हाजी अली नाम का, हाजी खान नाम का एक अफगान था। हाजी खान नाम का एक अफगान था जिसने उसका मर्डर कर दिया, और इसके साथ बैरम खान का चैप्टर क्लोज हो जाता।
इसके बाद के 2 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 2 years, अकबर की रेजेंसी जाती है महम अनागा के हाथों। महम अनागा अकबर की परवरिश भी कर रही होती है, बचपन से उसको पाला होता है, तो अकबर को काफी फेथ था उसके ऊपर। इसका एक बेटा था जिसका नाम था आदम खान। अकबर उसको भाई की तरह मानता था, बट कुछ मिस अप्रोप्रिएशन और कुछ गलत एक्टिविटीज की वजह से अकबर उससे नाराज हुआ और आगरा फोर्ट से उसको मौत की सजा दे दी जाती है। आदम खान और महम अनागा इसके बाद अकबर की लाइफ से खत्म हुए। महम अनागा को अकबर अपनी रेजेंसी से हटा देता है और आदम खान की तो मौत हो जाती है। बहरहाल इन दोनों के बाद, बैरम खान और महम अनागा के बाद, अकबर ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया, मतलब खुद से फैसला लेना शुरू किया। अब इस खुद से फैसला लेने के चक्कर में क्या हुआ कि इसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। उसको ये चीज समझ में आ गया था कि अगर इंडिया पे कॉन्सोलिडेशन करना है तो उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसको राजपूतों के साथ या तो राजपूताना जीतना पड़ेगा या राजपूतों से दोस्ती करनी पड़ेगी। राजपूताना जीतना थोड़ा मुश्किल था इसके लिए, क्योंकि ये खुद भी नया नया हुकूमत कायम कर रहा था, तो ये लड़ाई को जितना चाहा अवॉइड करने की कोशिश किया। बट इसने टाइम टू टाइम दुर्गवारा, आपका रणथंभौर, चित्तौड़, इन सब पर अटैक किया, उसको जीता। अहमदनगर पे इसने कोशिश करी उसको जीतने की, बट वहां पे एक स्ट्रांग लेडी थी, चांद बीबी। ये नाम याद रखिएगा अहमदनगर के साथ। चांद बीबी, इसने काफी रोका और अकबर ने फिर इससे वादा किया कि इसको सीज नहीं करेगा। जब तक चांद बीबी जिंदा रही अकबर ने फिर अहमदनगर की तरफ कभी रुख नहीं किया। आफ्टर द डेथ ऑफ चांद बीबी अहमदनगर की तरफ अकबर ने एनेक्सेशन का इरादा किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको एनेक्स भी कर लेते। खानदेश को एनेक्स किया गया। इसी तरह एक और एनेक्सेशन था जो 1595 में अकबर ने किया था, यह था कंधार का। कंधार एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करके बैठा था हमेशा। मुगल और पर्शियन में इसको लेकर लड़ाई होती रही है। अकबर ने इसको जीत लिया, लेकिन आगे जाके जहांगीर के वक्त में यह कंधार हाथ से निकल जाएगा। फिर जहांगीर के टाइम में ही फिर शाहजहां के टाइम में ये कंधार जीता जाएगा और शाहजहां के पीरियड में ही ये कंधार वापस मुगल डायनेस्टी से निकल जाता है और इस तरह से कंधार पे मुगल कॉन्सोलिडेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दो लड़ाई और इम्पोर्टेंट है इस जगह पर जब हम बात करते हैं अकबर का। दो नहीं, अगर बात करें तो एक ही लड़ाई है। एक तो पानीपत की लड़ाई थी जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा लड़ाई 1575 में हुई थी, 1576 में, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आज की डेट में अगर इंडियन पॉलिटिक्स को समझे तो इस लड़ाई को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने में, बिकॉज इसमें एक पार्टी का नाम था महाराणा प्रताप, जिसको राणा प्रताप भी बोलते हैं, राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वर्सेस अकबर। अब बहुत से लोग इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बताते हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं। ये दो किंगडम्स और दो किंग्स की लड़ाई थी। अकबर का जो लीड कमांडर था, लीडर था इस लड़ाई में, कमांडर, उसका नाम था मान सिंह। राणा प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे थे वो भी मुस्लिम थे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई महज दो किंगडम्स की थी। राणा प्रताप इस लड़ाई से जख्मी होकर बच जाते हैं। सारी उम्र उन्होंने अकबर के आगे सरेंडर नहीं किया। इसके बाद इनका बेटा आता है अजीत सिंह, वो जहांगीर के नाम में सरेंडर करता है। जब जहांगीर पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, लेकिन राणा प्रताप ने कभी भी सरेंडर नहीं की। राणा प्रताप की सरेंडर नहीं करने की अपनी वजह थी, वो था ऑनर। इनका ये मानना था कि राजपूत सरेंडर नहीं करेगा। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसा कि हम ये समझते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, यही राजपूताना में बहुत सारे ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अकबर की दोस्ती कबूल कर ली थी, अकबर की रिश्तेदारी कबूल कर ली थी। अकबर को ऑफर किया गया राजा बिहारी मल या भैरव मल, जो भी इसको नाम बोले, दोनों नाम मिलता है हिस्ट्री में, की तरफ से कि वो अकबर की वो सोजराइटी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इसकी गारंटी के तौर पे अकबर को उनकी बेटी जोधाबाई से शादी करनी पड़ेगी।
तो अकबर ने जोधाबाई से शादी करी। अकबर ने और भी दो राजपूत घरानों में शादी करी, लेकिन जोधाबाई का नाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें, बिकॉज अकबर की फेवरेट वाइफ्स में जोधाबाई का नाम सर फहरिस्त है, सबसे ऊपर आता है। और दूसरा इम्पोर्टेंस ये है जोधाबाई के लिए कि यही वो औरत रहेगी जो नेक्स्ट मुगल बादशाह को जन्म देती है। इसी का बेटा होता है सलीम। ये वही सलीम है जो बाद में जहांगीर के नाम से तख्त पे बैठेगा। अब इसमें अनारकली कहीं नहीं है, अनारकली का किस्सा मैं बाद में बताता हूँ क्या है। इसमें अनारकली मत जोड़ लीजिएगा आपको। अकबर ने जैसे ही जोधाबाई से शादी की, राजा मान सिंह और राजा भगवान दास इन दोनों को बड़े बड़े पोजीशंस पे रखा। इन पोजीशंस को बाद में मनसब कहा गया, वो भी हमारा इसके बाद का टॉपिक है, जस्ट ये खत्म कर लूं कि राजपूतों को बड़े बड़े मनसब पे रखा गया, बड़े बड़े ओहदों पे रखा गया, पावरफुल स्टेटस दिया गया। इससे फायदा ये हुआ कि अकबर एक तो रिश्तेदार बन गया था, प्लस राजपूतों को इज्जत भी मिल रही है, और राजपूत को इज्जत ही चाहिए थी। तो इस चक्कर में राजपूतों ने अकबर के लिए वफादारी की, और ये वफादारी का सिलसिला यहाँ से शुरू होता हुआ औरंगजेब के पीरियड तक चलता है। औरंगजेब ही नहीं, उसके बाद भी चलता है, बट औरंगजेब के बाद ये वफादारी कम होने लगती है। हर कोई अपने अपने बारे में सोचना लगता है। जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह भले मुगलों के साथ रहते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इंडिपेंडेंस की तरफ उनकी भूख लगी रहती है कि हम इंडिपेंडेंट कैसे हो। तो अगर ये कहना कि राजपूत वफादार थे, तो उसके सबसे लास्ट पीरियड अगर आप जो है जहां तक राजपूतों की वफादारी ऑनेस्ट थी, वो औरंगजेब का पीरियड था। तो अकबर से जो सिलसिला शुरू हुआ राजपूतों का और मुगलों की दोस्ती का, वो औरंगजेब तक कम से कम बरकरार रहा था। इवन औरंगजेब के वक्त में सबसे ज्यादा राजपूत मुगल सर्विस में थे। अकबर की लाइफ में एक और इंसिडेंट होता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में एक रिवोल्ट होता है, और अकबर खुद उस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए गुजरात जाता है। उस गुजरात को जीतने के बाद वो वहां एक शहर बसाता है जिसका नाम होता है फतेहपुर सीकरी। 1572 में जब अकबर गुजरात से जीत कर आता है, तो उस जीत को कॉमेमोरेट करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ा दरवाजा बनाता है जिसका नाम रखता है बुलंद दरवाजा। ये आज भी दुनिया में हाईएस्ट गेटवे है, सबसे ऊंचा गेटवे है। ये क्यों बनाया था? टू कॉमेमोरेट गुजरात विक्ट्री। इस विक्ट्री की भी अपनी कहानी है, बट चूंकि हम लोग क्रैश कोर्स की तरफ है, इसलिए इस विक्ट्री पे हम लोग अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। कभी मौका मिला डिटेल्ड वीडियोस बनाने का, तो उस पे हम लोग इस सिलसिले में काफी डिटेल बात करेंगे कि इस कॉमेमोरेशन में क्या किया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा में किसकी मूर्ति बनवाई, क्यों बनवाई, ये सारी चीजें। बट अभी तक इतना ही है कि इसने बुलंद दरवाजा बनाया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है अकबर का रिलीजियस पॉलिसी। अकबर के बाकी पॉलिसीज की तरह रिलीजियस पॉलिसी भी उसकी इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग आमतौर पे पॉपुलर मानते हैं, वो है उसने एक धर्म बनवाया था। लेकिन इस धर्म के बनाने से पहले उसने क्या किया, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि अकबर का टीचर कौन था। कोई तो उसको गाइड किया होगा जो अकबर इतने दूर तक गया। तो अकबर का अर्लीस्ट रिलीजियस टीचिंग जो था, उसने दिया था मिस्टर अब्दुल लतीफ ने, उसके अर्ली टीचर थे। लेकिन अकबर के रिलीजियस अफेयर को समझने के लिए एक आदमी का रोल बहुत बड़ा है जिसका नाम था फैजी। फैजी कौन था? जब अभी मैं बता देता हूँ फैजी कौन था। जब हुमायूं ईरान गया था, तो ईरान से हुमायूं जब लौट रहा था इंडिया में शाह तहमस की मदद से, तो उस वक्त एक शख्स और हुमायूं से मुलाकात करता है जिसका नाम था शेख मुबारक। शेख मुबारक अपने दो बेटे को हुमायूं को गिफ्ट करता है। एक बेटे का नाम था अबुल फजल, और दूसरे का नाम था फैजी। और ये दोनों ही क्या गजब के बेटे थे उसके, काफी टैलेंटेड। अकबर काफी करीब था, इवन उसके दरबार के ये लोग
वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्टियर्स माने जाते हैं। जिनका इन्फ्लुएंस क्या था थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग। तो शेख मुबारक था। तो शेख मुबारक के इन्फ्लुएंस में जब अकबर आया, स्पेशली जब फैजी के इन्फ्लुएंस में आया, तो अकबर का रिलीजियस थॉट और मॉडिफाई किया और बदलता चला गया। धर्म को उसने अलग तरीके से देखा और उसने समझा कि धर्म जो है वो किसी भी आदमी का इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल अफेयर है। उसके लिए फ्रीडम मिलना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो इसने उस चीज को माना था यहाँ पर। अब उसने क्या किया, सबसे पहले उसने पिलग्रिमेज टैक्स को बैन कर दिया। बैंड पिलग्रिमेज टैक्स, जो तीर्थ यात्री को टैक्स पे करना था उसको उसने बैन कर दिया। उसने हिंदुओं को और अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए बीफ को बैन कर दिया गया। उसने सती को बैन किया था। सती को पार्शियली बैन बोल सकते हैं, फुल्ली बैन नहीं किया था। उसने कहा था कि बिना किसी औरत की मर्जी के आप किसी को जबरदस्ती सती नहीं बना सकते हैं। इसके साथ उसने जिजिया जो एक रिलीजियस टैक्स था उसको बंद करा दिया। जिजिया वाज बैंड। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मॉन्यूमेंट बनाया जिसका नाम उसने रखा इबादत खाना। इबादत का मतलब होता है वर्शिप। तो ये यहाँ वर्शिप नहीं करता था, यहाँ पे एक्चुअली रिलीजियस डिस्कोर्स करता था। उसने अपने वक्त के जितने भी नोटेबल डिस्कशन करता था, जितने भी नोटेबल लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर्स, उन सबको उसने इनवाइट किया था, चाहे वो जैन के हो, बुद्धिस्ट के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। और उनसे वो मजहब के बारे में जानता था, सीखता था, डिस्कशन करता था। क्यों लोगों में मजहब को लेकर इतना डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ा फेमस वाकया है इसमें कि अकबर के इस हरकत से पोर्तुगीज को ये लगा कि अकबर क्रिश्चियनिटी को शायद एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब किसी और धर्म को चुनना चाहता है। तो क्योंकि क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े प्रोमोटर इंडिया में पोर्तुगीज थे, उन्होंने फादर मॉन्सेरेट और फादर एक्विया को भेज दिया अकबर के पास, इस चक्कर में कि अकबर को क्रिश्चियन बनाया जाए। बट अकबर का इंटेंशन कुछ और था। बहरहाल इन लोगों को भी अकबर ने अपने इबादत खाना में इनवाइट किया था। तो कई बार आप अगर पढ़ेंगे तो फादर मॉन्सरेट का नाम मिलेगा। यहाँ पे वो रिलीजियस डिस्कशन करता था। 1579 में अपने रिलीजियस अफेयर को बढ़ाया और उसने एक इनफेलिबिलिटी डिक्री इशू किया। इनफेलिटी डिक्री, इसको ऑफिशियल नेम जो दिया गया वो था महजरनामा। कहा गया कि इस महजरनामा का मतलब रिलीजियस कोई भी अगर इवेंट होता है तो उसमें फाइनल फैसला, या कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झमेला होता है, तो उसमें फाइनल फैसला जो राजा है वो लेगा। उलमास को उसने इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन में उलमा का कोई रोल नहीं हो, मुस्लिम उलमास का। इसके बाद 1582 आते आते इसने एक धर्म बना दिया, एक न्यू रिलीजन स्टेब्लिश किया। इस रिलीजन का नाम उसने रखा था तौहीद इलाही। रिलीजन का नाम क्या था? तौहीद इलाही, जिसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं दीन इलाही के नाम से। दीन इलाही, और कई बार इसको डिवाइन फेथ भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका फाउंडर था अकबर। अकबर के साथ जो अर्लीस्ट इसके मेंबर्स थे वो दो लोग थे। अर्लीस्ट मेंबर में सबसे पहले ज्वाइन किया अकबर खुद, इसका बेटा सलीम और अबुल फजल। क्यों? क्योंकि ये जो महजरनामा था इसको ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी उठाई थी फैजी ने। यहां लिख दे रहा हूं मैं, ड्राफ्टेड महजरनामा। कि अगर धर्म के मैटर में कोई जुर्म या कोई गलती होती तो उसमें फैसला कौन लेगा? राजा लेगा। तो कैसे लेगा, क्या सजा देगा, वो यहाँ पे एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अबुल फजल ज्वाइन किया। टोटल इस न्यू रिलीजन को ज्वाइन करने वाले लोगों की तादाद थी 21। 21 वो लोग थे जो नोटेबल्स थे। इसमें सिर्फ एक ही हिंदू था और उस हिंदू का नाम था बिरबल। इसके अलावा और कोई हिंदू ने इस धर्म को माना नहीं था। इस धर्म में जो सुप्रीम था वो राजा था, और जितने भी बाकी धर्म थे उन सब की अच्छाइयों को लेकर इसके प्रिंसिपल सेट किए गए थे।
एक और नाम आपको आगे मिलेगा औरंगजेब के वक्त में, दारा शिको, औरंगजेब का भाई। ये लास्ट नोटेबल पर्सनैलिटी था जिसने दीन इलाही अपनाया था। इसके बाद इस धर्म को औरंगजेब ने बैन कर दिया। तो यही था अकबर का रिलीजियस पॉलिसी। अकबर कोर्ट, अकबर सा कोर्ट नाम आते ही जहन में एक नाम आता है नवरत्न। नौ रतन, 9 जेम्स या ज्वेल्स, जो भी आप नाम उसको। ये 9 लोग कौन थे? ये 9 लोग का नाम मैं यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ आपको। अब्दुल रहीम, इसको खाने खाना का टाइटल दिया गया था। अबुल फजल, फैजी, बिरबल, मुल्ला दो पियाजा, मान सिंह, फकीर, अजीजुद्दीन, तानसेन, और लास्ट में टोडर। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और लोग नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन इन 9 को ही नवरत्न कहते हैं। अब्दुल रहीम वाज अ ग्रेट उर्दू एंड हिंदी पोएट। इन्होंने ही बाबर की बुक बाबर नामा का ट्रांसलेशन किया था पर्शियन में। बाबर नामा एक्चुअली टर्किश में, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया और उसका नाम रखा सुजूक बाबरी। इसी पे उसको खाने खाना का टाइटल दिया था। उसने कुछ दोहा भी लिखा था, जिस दोहा को हम लोग पॉपुलरली, उस दोहा का नाम रखा था रहीम सतसाई। रहीम सतसाई दोहा एक तरह का पोएम होता है। जो हिंदी जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते वो ये जान ले कि दोहा एक तरह का एक फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है। हिंदी में कबीर दास के दोहे बहुत फेमस थे, तो अब्दुल रहीम ने भी दोहा लिखा था। हिंदी के बहुत बड़े स्कॉलर। अबुल फजल, इन्होंने 2 बुक लिखी थी। बुक का नाम था अकबरनामा और आईन अकबरी। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अकबरनामा, आईन अकबरी, अकबर का कानून। फैजी, ये अकबर का प्रॉपरली तो कुछ था नहीं, सिर्फ एडवाइजर था। इससे अकबर जनरली डिस्कशन किया करता था। इसने एक बुक थी लीलावती, संस्कृत में एक ड्रामा है लीलावती, इसको ट्रांसलेट किया था इनटू पर्शियन। इसके अलावा उसने महजरनामा लिखा था, मैंने पहले भी बोला। बिरबल वॉज अ विट, एक बहुत टैलेंटेड, बहुत अक्लमंद आदमी, बहुत शातिर आदमी। इसका असल नाम था महेश दास। एग्जाम में कई बार इसका नाम पूछा आपसे, ये याद रखिएगा। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा उसका वजीर था। अकबर इससे डिस्कशन करता था। इसका चीफ एडवाइजर मान सिंह, इसका जनरल, हर बड़ी लड़ाई में जनरल जो था वो मान सिंह था। फकीर अजीजुद्दीन, ये एडवाइजर था, ये एडवाइजर भी था। तो इसके 2 एडवाइजर थे। अब ये एडवाइजर कैसा था भाई? फकीर फकीर अजीजुद्दीन वाज रिलीजियस एडवाइजर, रिलीजियन के मैटर में जो बोल सकते हैं उसका एक तरह का टीचर भी था, ये एडवाइजर था। तानसेन, तानसेन असल में ग्वालियर का रहने वाला था। ठीक है। इसके म्यूजिक की वजह से अकबर ने इसको संगीत सम्राट और मियां तानसेन के टाइटल नवाजे थे। इसका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे। टोडरमल अकबर का लैंड रेवेन्यू का मेन करता था। जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम
अकबर के दौर में था, वो सारा काम देखता था टोडरमल। अभी जब रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो टोडरमल के उस रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़। तो ये वो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, जो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है यानी ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन सबका अपना अपना एक रोल था, इसको आप याद कर लीजिएगा। तीसरा था अकबर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ये देखिए अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इन दोनों को अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन वो पीछे से कॉपी किया था, लेकिन लैंड रेवेन्यू सिस्टम में उसने कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ नई चीज लाने की कोशिश की थी। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कुछ नई चीज नहीं थी। अगर बहुत ईमानदारी से बात करें तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड था, और शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन पे था। बट हम बात करें लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो यहाँ इसने टोडरमल का सहारा लिया। टोडरमल को जिम्मेदारी दी कि यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया जाए, और इसने दो सिस्टम लाया। इसको एक का नाम दिया जब्ती सिस्टम, बाद में इसी चीज को बंदोबस्त सिस्टम भी बोला गया। अब इस जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम में जो लैंड था उसको मेजर करने के लिए एक नया सिस्टम लाया, जिसको बाद में मॉडिफाई करके बोला गया दहसाला सिस्टम। दहसाला मतलब 10 साल में, यानी 10 साल का असेसमेंट किया जाएगा, और उस बेसिस पे जमीन का कैटेगराइजेशन किया जाएगा। कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड। 4 तरह के लैंड थे। नंबर 1 पोलज, नंबर 2 परौती, नंबर 3 छाछर, एंड नंबर 4 बंजर। पोलज वो जमीन थी जो हर साल कल्टीवेट होती थी, कल्टीवेटेड एवरी ईयर, हर साल उस पे खेती बाड़ी हो रही थी। पड़ौती होती थी कल्टीवेटेड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में जो कल्टीवेट किया जाता उसको पड़ौती बोलते थे। कल्टीवेटेड एवरी 3 to 4 ईयर्स, वो जमीन जिसमें 3 से 4 साल में एक बार अनाज उगाया जा रहा था या उस पर खेती बाड़ी की जा रही थी, उसको चाचर बोलते थे। और बंजर उस जमीन को बोलते थे जो हर 5 साल में एक बार कल्टीवेट होता था। तो इस तरह से आप देखो कि 10 साल का हिसाब रखा गया, और इस बेसिस पे अलग अलग तरह की जमीन के ऊपर अलग अलग तरह का टैक्सेशन लगाया गया। ये टैक्सेशन के लिए कैश या क्रॉप या काइंड किसी भी तरह से आप सरकार के यहाँ अपना टैक्सेशन जमा कर दीजिए, कहानी खत्म। इस टैक्सेशन को कलेक्ट करने के लिए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाने के लिए अकबर ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, मनसबदारी सिस्टम। मनसब एक अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है, अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है रैंक। और ये जो मनसबदारी सिस्टम है, ये मंगोलियन प्रैक्टिस है। मंगोलियन प्रैक्टिस, अकबर ने वहीं से इस प्रैक्टिस को लिया था। क्योंकि अकबर का लीनियज हम जानते हैं कि बाबर तुर्क और मंगोल का कॉम्बिनेशन था, तो इसलिए मंगोल की प्रैक्टिस को ये लिया। और वर्ड अरेबिक है जिसका मतलब था रैंक। अब इसका मतलब क्या था, अकबर ने अपने ऑफिसर्स को डिफरेंट मनसब में बदला था। मनसब 10 से लेकर 5,000 लोगों का होगा। 10 से 5,000 लोग कैसे होंगे वो देखते। देखिए मनसब प्रैक्टिकली दो हिस्सा में बटा था, एक था जात और एक था सवार। जात को अगर आप बोले तो आज की डेट में डेजिग्नेशन बोल सकते हैं कि एक आदमी का इंडिविजुअल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल पहचान क्या है, उसको अकबर ने कहा था जात, कि ये सूबेदार है तो ये है तो वो है वगैरह वगैरह, मतलब ये फला रैंक का मनसबदार। और सवार बोलते हैं नंबर ऑफ कैवेलरी, उस आदमी के अंडर में जितने कैवेलरी थे, वो कैवेलरी 10 से लेकर 5,000 के बीच में कोई भी रैंक हो सकता है, उसके हिसाब से उसका स्टेटस देखा जाता है। ये कैवेलरी में कहा गया कि हर एक को 2 घोड़े मेंटेन करने पड़ेगा। अब जिसके पास जितनी बड़ी कैवेलरी है उसका मनसब उतना बड़ा है। ये मनसबदार को अपॉइंट भी करता था राजा, और इनको इसके ऑफिस से निकालता भी कौन था, राजा। ये मनसबदारी सिस्टम सारी तरह के काम में चलता था एक्सेप्ट जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे
उसके लिए कोई मनसब नहीं था, जिसको काजी बोलते थे हम लोग। बाकी सबों के लिए मनसबदारी सिस्टम चलता। आखिरी जो चीज अकबर से रिलेटेड है वो ये है, आर्किटेक्चर। और अकबर के वक्त में आर्किटेक्चर का क्या हाल था। अकबर भी बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाया था। उसने लाहौर पैलेस, आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद फोर्ट, जोधाबाई पैलेस, जहांगीरी महल, ये सब बनवाए थे। इसमें जो जोधाबाई पैलेस था, इसमें दो चीजें और थी, सॉरी, ये जो जोधाबाई पैलेस था इसमें उसने दीवाने आम और दीवाने खास भी बनवाए थे। दीवाने खास और दीवाने आम, ये दीवाने खास और दीवाने आम आमतौर पर रेड फोर्ट के साथ फेमस है, बट ऐसा नहीं है, हर जगह पर ऑलमोस्ट दीवाने खास और दीवाने आम मिलता था। दीवाने खास वो है जहाँ राजा खास लोगों से मिलता था, दीवाने आम वो है जहाँ राजा आवाम से मिलता था, आम लोगों से मिलता था, कॉमन पीपल से। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा के साथ दो महल और बनवाया। फतेहपुर सीकरी में, ये शहर भी उसने बसाया था, फतेहपुर सीकरी। यहाँ पे उसने बनाया था एक पंचमहल और एक बनाया था दीवाने खास। जहांगीरी महल के ऊपर अकबर ने एक नया डिजाइन बनवाया था। ये डिजाइन बेस्ड था हिंदू स्टाइल के ऊपर। मन मंदिर स्टाइल। अकबर का एक और था, सिकंदरा बोल के एक जगह है, वहां अकबर ने अपना एक टॉम्ब बनवाया था, अकबर टॉम्ब, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर, अकबर टॉम्ब। लेकिन अकबर इस टॉम्ब को कंप्लीट नहीं करा पाया था। इस टॉम्ब को कंप्लीट कराया था किसने, उसका बेटा। इसके बीच में उसकी डेथ हो जाती है, कंप्लीटेड बाय जहांगीर। जहांगीर उसको कंप्लीट करा था। जब जहांगीर, अकबर ने जब बनाना स्टार्ट किया था तो उसका डिजाइन कुछ और था, उसका स्टाइल कुछ और था। जब जहांगीर ने इसको बनवाना शुरू किया या कंप्लीट कराना शुरू किया, तो बुद्धिस्ट पगोडा के स्टाइल में इस टॉम्ब को बनाया, उसका डिजाइन चेंज कर दिया था। तो ये भी एक नया तरह का आर्किटेक्चर हो गया था। और इसी के साथ हमारा अकबर यहीं पे कंप्लीट